तो आज की क्लास में सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट्स लिंक कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं रिकैप टेस्ट के साथ। कल शाम की क्लास में बहुत से लोग आप लोग नहीं आए थे। क्यों नहीं आए थे क्लास में? कल की क्लास में आप क्यों नहीं आए? बताइए, कल की क्लास में क्यों नहीं आ पाए? मेरी आवाज पहुंच रही है? ऐसा? जी सर। कल क्लास में क्यों नहीं आए आप? सर हम आए तो थे, नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा था। नेटवर्क प्रॉब्लम। यस सर, आज कनेक्ट हुआ था सर, लेकिन वॉइस इंटरप्शंस बहुत हो रही थी। श्वेता, आप को मेरी आवाज आ रही है तो अपना अनम्यूट करके मुझे जवाब दीजिए। रुचि, you present in the class? सर मुझे दिखाई नहीं रहा, कुछ भी ब्लैंक स्क्रीन आ रही है सर। यहाँ कनेक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। आप रेगुलर रहते हैं इसलिए आपकी मैं समझता हूँ, पर जो रेगुलर नहीं है और बिल्कुल रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। जो रिस्पॉन्सिव भी नहीं है उन्हें मैं रिमूव करूंगा क्लास। सर क्लास होने के बाद ले लीजिएगा टेस्ट। नहीं, पहले टेस्ट फिर क्लास। सर कल भी आप लोग गच्चा दे गए थे। सर कल आप हम लोग से सर तो नेटवर्क इशू आता सर, नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था सर। नेटवर्क कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा था। आपकी आवाज आ रही थी बट हमारी वॉइस नहीं कनेक्ट हो पा रही थी। सर कल हम जो 3-4 लोग थे सर 3-3 क्वेश्चन पूछे थे सर। आप इन लोग से पूछिए सर, वरना फेयर नहीं होगा। नहीं सर, दिस इज नॉट डन। 3-3 क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं और आप सभी लोग जो है हमारे प्रश्न सबसे पहले मैं शुरू करूंगा दीपक से। नोटबुक करा रहा है, ठीक है सर? एक दिन बना लीजिए सर, उस दिन टेस्ट लीजिए। नहीं, हम डेली टेस्ट लेते हैं। डेली मॉक टेस्ट होगा फिर क्लास होगी। इससे क्या होगा ना, जो है अपडेट करेंगे, आपको पता चलेगा। बोले आप बेइज्जती क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होगी। सर बेइज्जती की यूज टू हो चुके हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय। ये टॉपिक मैं देखी ना सर। आज मेरी एक स्टूडेंट ने बताया कि वो वाली क्लास के प्रीमियम की उनके फादर जो हैं और तो उसने टेस्ट में कोई जवाब नहीं दिया। सर ऐसा आप वीडियो मत अपलोड करिए। उसने कहा आप तो मौन करें, वीडियो अपलोड करेंगे घर वाले जाने कि आप क्या असली पढ़ रहे हैं क्या नकली पढ़ रहे हैं और आप कितना मेहनत कर रहे हैं। तो टेस्ट तो ये आपका रिपोर्ट कार्ड है और ये सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ। और दीपक सबसे पहले आपसे अनम्यूट कर लीजिए। दीपक आपसे है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है पृथ्वीतर प्राकृतिक संकट के 2 उदाहरण हमें बताइए। क्या सर? पृथ्वीतर प्राकृतिक संकट, नॉन टेरेस्ट्रियल नेचुरल डिजास्टर के 2 उदाहरण हमें बताइए। जल्दी जवाब दीजिए। सर एक पर्यावरण, क्या? सर एक पर्यावरण प्रदूषण और एक नहीं मालूम। पर्यावरण? पर्यावरण क्या? पर्यावरण तो एनवायरनमेंट। पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण। चलिए ठीक जवाब नहीं दे रहे, सही जवाब दीजिए। कौन देगा? सर वेव्स इन ओशियन
यस, सर मॉनसून। चेंज इन क्लाइमेट। चेंज इन क्लाइमेट बोलिए, मानसून नहीं बोलिए। मानसून इंटरनल, सॉरी सर। मानसून इंटरनल एक्टिविटी है। मानसून का मतलब अगर बारिश का होना और उस प्रकार से जो पृथ्वी पर बारिश की एक्टिविटीज हैं, तो बादल का बनना, ये सब कुछ जो है जनरल एक्टिविटीज है मानसून। ठीक है, तो ये मानसून होता है। बाहर पानी बरस रहा है ना सर, तो मॉनसून मॉनसून दिमाग में चल रहा है सर, इसलिए बोर्ड निकल गया मुझसे। सर धूप निकल रहा है इधर। हाँ, सर पानी बरस रहा है। तो इधर धूप निकली है। दीपक, दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। आप हमें बताइए, भूकंप के अंतर्गत तरंगों के विषय में कितने प्रकार की तरंगे सामान्य रूप से होती हैं? दीपक, जी सर। जल्दी उत्तर, 3 प्रश्न करना है, समय लगेगा। सर 3 प्रकार की। हाँ, दूसरे क्वेश्चन, 3 कितने प्रकार की। भूकंप के अंतर्गत? 3 नहीं है मेरा हालू तो यारा का हालू भाई का बात सर नहीं मालूम। नहीं पता, चलिए सही जवाब कौन देगा? सर 3 वेव होती हैं। हाँ, 3 वेव होती हैं सर। बोलिए बोलिए। सर मैं बताऊंगी। पी वेव, एस वेव एंड लव वेव। हाँ हाँ, ठीक है। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और एसडी लव द्वारा लॉन्ग वेव। लव वेव, यस सर। चलिए, एक और क्वेश्चन दीपक आपसे। 11 मार्च सन 2011 को जापान में आए भयंकर सुनामी से वहां का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस पावर प्लांट का नाम बताइए जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। सर नहीं मालूम। नहीं मालूम आप? बोलिए, गिव मी द राइट आंसर। सर डायची करके है सर, कह रहे हैं डायची। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। यस सर। तो थोड़ा सर एक बार और, सर एक बार और। कृति, वाइट वॉइस अनम्यूट है, म्यूट है, अनम्यूट कर दो। सॉरी सर, सॉरी भूल गया सर। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट। यस सर। फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये। यस नेहा, यस सर। कल कहाँ गायब हो गई थी? सर खाना बना रहे थे। अरे तो 1 घंटे तक से जल्दी से खाना ना गर्मा के आ जाना चाहिए था। सर रात का नहीं हो पाता, आप रात की क्लास मत किया करिए। अच्छा, अभी भी समझ लीजिए फटाफट खाना बना के और रख के हम भागे हैं कि मेरी क्लास शुरू हो गई है। रोटी अभी भी नहीं सीखी, अब क्लास के बाद सीखेंगे। बाप रे, मेरे क्लास की वजह से लोग भूखे बैठे हैं। नहीं, शेड्यूल कर लीजिए ना, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं क्लास में आया हूँ। ठीक है। सर आपकी वॉइस नहीं साफ आ रही है, मेरे फोन में प्रॉब्लम क्या? नहीं, आपकी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, वीडियो भी क्लियर आ रहा है। हो सकता है कुछ नेटवर्क। तो दीपक, आपने 3 क्वेश्चन जवाब दिया और तीनों क्वेश्चन में 0 पाए, तो दीपक 0। सर ये गलत हो रहा है, ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन होती है, अच्छी बात नहीं है। क्लास है, क्लास का मतलब क्लास है, ठीक है। अभी ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन भी देखिए। अरे सर डिप्रेशन में चले जाएंगे। इतनी छोटी सी बात पे डिप्रेशन में नहीं जाना होगा। सर पैंडेमिक में ऑलरेडी हालत खराब है। सर एक काम करिए ना सर। हाँ, कहाँ गए सर, कहाँ गए? हम हैं। सर ये सर आज लास्ट वार्निंग दे दीजिए, कल से आप ऐसे स्टार्ट करिएगा सर। अरे हमें सर नहीं दिख रहे हैं, कहाँ सर? सर पानी पी रहे हैं। सर ये कह रहे हैं आप हैं कहाँ, पहले सामने तो आइए। सर हम ये कह रहे हैं
बोलिए, मुझे आपकी आवाज आप बेहतर। अरे आप दिख ही नहीं रहे। हाँ अब दिखे। सर हम ये कह रहे हैं कि कल आप प्रॉपरली टेस्ट ले लीजिए पूरा शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक, बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट वे में। बिल्कुल सही कहा। कल मैं प्रॉपरली एकदम टेस्ट ले लूंगा, आज मैं ये अनप्रॉपरली टेस्ट ले लेता हूँ और रोज रखूंगा। करिएगा। आज एक मौका दे दीजिए हम बच्चों को पढ़ने का। सर एक मौका दे दीजिए हम बच्चों को पढ़ने का, कल प्रॉपरली हिमुलेट करिएगा। कल अच्छे से पूछ लूंगा और बढ़िया प्रश्न। तो पहले आपसे प्रश्न शुरू हो रहा है, आपकी बात मैं जगह जानते, ठीक है? नहीं तो सर कल क्लास मत लीजिएगा ना, कल पूरा टेस्ट ही टेस्ट होता रहेगा। सर प्लीज एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए बच्चों की। प्लीज सर। सर मेरी तो 2 क्लास मिस हुई है अभी, तो वो लेक्चर भी हमको सुनना, देखना भी है और सुनना भी है, पढ़ना भी है। चलो नीचे छोड़ के बाकी लेक्चर से पूछ लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ऑलराइट, तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज अभी आ रही है आपको? हाँ अब आई। आप बार बार गायब भी हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम ऐसे ही हैं, इनविजिबल मैन है। तो कुल मिलाकर के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फैजा, अगले प्रश्न से आपसे पूछते हैं। ये यूनिट काफी दिनों से चल रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने काफी याद कर लिया होगा, काफी पढ़े होंगे। तो आपका पढ़ाई का जांच होते रहना चाहिए, नहीं आप भूल जाएंगे। इसे डेली मैं पूछूंगा। और सर आजकल नहीं पढ़ पा रहे हैं कुछ। कोई बात नहीं, हम 3 ही दिन तो क्लास लेते हैं, ज्यादा कहाँ लेते हैं, तो ज्यादा वर्क नहीं लेते। चलिए फैजा, आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। ये बताइए, विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण रखने वाला देश कौन सा है? सर ये कोई स्थान करके था सर, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, ठीक है। सही आंसर कौन बताएगा? सर ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया, जो 30 से 31%। ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया। तो फैजा, पहले क्वेश्चन का जवाब 0। दीपक ने तीनों क्वेश्चन का जवाब 0 दिया, उसका टोटल में 0। सर जो दीपक के क्वेश्चंस का आंसर हमने सही दिया तो उसका मार्क्स उसमें ऐड अप होना चाहिए। अभी तो पूछना शुरू किया है ना, अभी तो एक क्वेश्चन। अरे सर क्वेश्चन, अब हमें बताइए, प्लूटोनियम का खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड प्लूटोनियम? क्या पूछा? प्लूटोनियम की खोज किसने की? आई वांट टू नो हु डिस्कवर्ड प्लूटोनियम। जल्दी जवाब दीजिए। दिलीप बोलिए। चलिए, सही जवाब कौन देगा? नहीं याद आ रहा। सर पढ़े सर, कंफ्यूज हो रहे हैं। रॉक साइकिल के विषय में प्रश्न किया है। रॉक साइकिल कई चरणों में होकर गुजरता है, पत्थरों का जमना, पत्थरों का बनना, और इसके तहत फिर उनका झरना। सर दे रहे सर। सर इसमें सर आपकी आवाज दे रहे सर। इसमें सर ज्वालामुखी सर विस्फोट होता है तो उसमें सर लावा निकलता है। मैं बोल रहा हूं सर दे रहे सर। नहीं, अब खत्म हो गया। मैं सर याद आ गया सर, पढ़े थे सर हम पढ़े थे। होना, फ्रीजिंग ऑफ रॉक जिसे कहा जाता है, फिर रॉक को बदलना। सर हम पढ़े थे सर, कंफ्यूज हो गए तो सर हम बता रहे थे सर। गलत हो रहा। ये सारी प्रक्रिया के तहत रॉक साइकिल मैंने आपको पढ़ाया है पूरा। तो यहाँ पर रॉक साइकिल के 2 चरण आप नहीं बता पाए, सो ये बात। सर 1 नंबर दे दीजिए सर 1 नंबर दे दीजिए। देखिए, आधा नाम आधा तो सर आप प्रयास करें या दूसरे क्वेश्चन में। मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। बताइए कि पारायुक्त जल से प्रभावित मछलियों की खाने से सर जापान में सर हुआ था। हाँ, जापान में सही कौन सी बीमारी बनती है? सर क्वेश्चन इंटरप्ट करने के लिए माइनस किया जाए मार्क्स। ऐसा सर हमको सर बता रहे हैं सर। हाँ,
सर मिनी माता जापान में एक जगह थी सर, वहाँ पर आर्सेनिक जो मछली जो सर आर्सेनिक पदार्थ खाई थी, उसको खाने सर वहाँ पर मिनी माता रोग फैला था सर, मतलब थी उसमें बताया थे किए हैं। हाँ, तो जवाब माना जाएगा, किसी का इंटरप्शन इसमें नहीं स्वीकार करेंगे। आपको जवाब मिनी माता सर हम पहले ही आंसर दे दिए थे हम। हाँ, बहुत सर सर 3 नंबर मिलना चाहिए सर, 3 नंबर। 2 ही नंबर तो है क्वेश्चन पे। तीन पहले वाला है। क्वेश्चन बोले हैं, क्वेश्चन टीचर को इंटरप्ट किया। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी है। आप ये बताइए कि पेयजल की अधिकता से, आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता है? सर ब्लूबेरी सिंड्रोम सर, ब्लूबेरी सिंड्रोम। सही जवाब क्या है? कौन बताएगा? सर हाथी पांव सर जो पैर फूल जाता है। नहीं मिलना चाहिए सर। क्वेश्चन क्या सर पूछा? सर 2 ऑप्शन नहीं मिला, एक बार जवाब दे दिया। क्वेश्चन सर क्या कंफ्यूज पूछा थे था? सर, लेकिन सही बताए सर। अब सही सर जवाब कंफ्यूज थे पर सही बताए आप सर, सही बताए सर। टर्न खत्म होने के बाद, ठीक है, एक बार जब मैंने कह दिया सही जवाब तो हो गया टाइम ओवर। तो ब्लैक फुट रोग होता है। क्वेश्चन क्या पूछा था? अरे सर हम सही बताए थे। चलिए अब टर्न है कृति की। कृति योर टर्न। यस सर, अब मेरा टर्न आया ना, हमको अपना क्वेश्चन नहीं आएगा, हमको यकीन है। एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं, अर्ध जले हाइड्रोकार्बन्स को क्या नाम दिया जा सकता है? सर नहीं समझ आया सर। When hydrocarbons are not totally combusted, then the bioproduct is known as स्मॉग fog, स्मॉग smog, SMOG। गलत है। गलत है ये। सर ने कुछ पूछा, क्या पूछा सर? अर्ध जले हाइड्रोकार्बन्स को क्या नाम दिया जा सकता है तो पूर्ण रूप से दहन नहीं हो पाए तो बचा हुआ प्रोडक्ट सूद। ऐश नहीं पार्ट नहीं। इसका कुछ अलग वर्ड सर। हाँ बताएं अलग सर। वर्ड है। सर मैं बताऊंगा सर, सूट पार्टिकल सर। हाँ सूट ओ पार्टिकल। सूट पार्टिकल सही पकड़े। सूट पार्टिकल सही है बिल्कुल। आता है और इसका सही आंसर न बताने की वजह से कृति को मिलता है 0। सर जी क्वेश्चन था। कृति आप हमें ये बताइए कि सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह या उपग्रह जिसमें एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। एक ऐसा ग्रह जिससे एक ऐसा ग्रह या उपग्रह जिस पर एंटी ग्रीन हाउस इफेक्ट पाया जाता है। नहीं पता सर। नहीं पता? चलिए सही आंसर सर टाइटन। टाइटन सर। टाइटन। सर मेरा 2 Yes, नंबर sir. जोड़ दीजिए सर। एंटी ग्रैंड हाउस। सर नेचुरल डिजास्टर से क्यों नहीं पूछ रहे सर? वो आता है टाइटन ही है पीछे सर। चले जा रहे हैं सर। सर मेरा 2 नंबर जोड़ दीजिए, मैंने सर 4 क्वेश्चन सही बताए। ऐसे तो हमें नहीं ऐसे नहीं जोड़ता है, ऐसे तो फिर उसका सर ऐसे तो हम भी मेरा सबका भी नंबर बताएंगे। जुड़ जाएगा। ऐसे तो हम भी सबका बताए सर, ये कोई नहीं जोड़ता उड़ता है सर। चलिए आप लोग अभी शांत हो जाएगी। सर नेचुरल डिजास्टर से पूछिए सर, बड़ा पीछे चलेगा सर आप। अब कहीं से भी पूछ सकते हैं। बच्चे की डिमांड पे नहीं होता है। आपके हमेशा कहीं से भी पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन है, विश्व में
ज्वालामुखी विस्फोट के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण दीजिए। नहीं आया समझ में। The 2 examples of volcanic eruptions, जहां सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिव इरप्शंस होते रहते हैं। टोक्यो, जापान। तो क्षेत्र पूछ रहे हैं, क्षेत्रों का नाम पूछ रहे हैं, देश का नाम नहीं। तो क्षेत्रों का। हाँ। सर रिंग फायर और सर एक पता नहीं सर रिंग फायर। रिंग ऑफ फायर। अगर आप 2 नाम नहीं बताएंगे तो आपको 0 अंक ही मिलेगा। नंबर कट जाएगा सर नंबर कटेगा सर मेरा भी ऐसा सर एक हो तो आया सर रिंग फायर। सर हम भी सर बताए थे एक सर नंबर सर जितना नगरीय न्याय होगा 2 नाम बताने पे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 नाम बताइए। सर ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका सर। हाँ, ग्रेट रिफ्ट अफ्रीका ऑफ रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक। तो यहाँ 2 नाम बताना जरूरी था, तभी पूरे मार्क्स मिलने थे। और ये बहुत ही ट्रेजेडी है कि कितनी यू रिसीव 0 अंक। चलिए सबसे ज्यादा खुशी जब ही को हो रही है। दीपक आप सिनेरियो में आइए। कम टू द फ्रंट। दीपक अनम्यूट करके जवाब दीजिए। अच्छा आपका हो गया। दीपक, फैजा, स्नेहा, अंशु, जबी, कृति। तो हाँ ठीक है, क्लास में उपस्थित दोनों का टेस्ट हो गया और सबसे ज्यादा अंक पाया फैजा और स्नेहा और जबी, तीनों में टाई। अब आपको ये प्रश्न करूंगा। सर मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप इस प्रश्न का अन्याय सबके साथ हुआ है कभी। ठीक है, ये प्रश्न का जवाब मेरे साथ सर 2 क्वेश्चन में अन्याय हुआ सर। मेरे साथ हमेशा होता है सर, दूसरे वालों का आता है अपना नहीं आता है सर। सर सबके साथ इनजस्टिस हुई है सर। डू सम जस्टिस। चलिए तो मैं चांस दे रहा हूं फैजा, स्नेहा और जबी, आप ही 3 लोगों को जवाब देना होगा। ठीक है तो यस सर पूछिए। हाँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर आपको ये आंसर आता है तो आप बस बोलिएगा, आंसर एक झटके से ना बोलिएगा कि पता नहीं चलेगा किसने बताया। ओके यस सर यस सर श्योर सर। क्वेश्चन है जीवों का ऐसा, ठीक है जी सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आप पॉज हो गए। मैं पॉज हो गया। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ सर आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है। हाँ सर अब आई है। ओके क्वेश्चन कर रहा हूं, जीवों का ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक प्रजाति को हानि और दूसरी प्रजाति को ना हानि ना लाभ, यानी न्यूट्रल की स्थिति रहता है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, इन such type of association in the species in which one species is harmed and the other remains neutral. इंग्लिश में नाम बताइए। यस और सर एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म। मैंने कहा था यस बोलिएगा या नो और फिर उत्तर दीजिएगा। सर हम बोल फिलहाल ठीक है, बाकी लोग चुप थे इसलिए हम मान लेंगे फैजा ने उत्तर दिया, एमेंसेलिज्म सही जवाब है। तो क्वेश्चन टफ था सर। सर जब चांस दिया जाता है तो क्वेश्चन इजी आता है सर। Today's star is Faiza. All right. थैंक यू सर। Come to the class now. We have to start class. So यस सर। कोई रोचक टॉपिक पे पढ़ाऊंगा। साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी की शुरुआत करूंगा।
साइक्लोन जिसे हम चक्रवात कहते हैं, चक्रवात। बोर्ड आपको दिख रहा है प्रॉपर्ली? ये रेड वाला लो प्रेशर लिखा है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर। बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? यस सर। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ रिकॉर्डिंग ऑन दिस। रिकॉर्डिंग भी शुरू कर रहा हूँ। जैसे में आपको मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट भी करूंगा। और स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, बीच में आपको बोर्ड पे डालूंगा। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यानी फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरनमेंट में जो प्रश्न आज तक आए हैं उनमें हमने एक एनालिसिस किया कि कितने क्वेश्चन के सेक्शन से आता है। तो हमारे इस एनालिसिस के अनुसार हमने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रश्न इस कंटेंट से आता है और ये है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स यानी चक्रवात। चक्रवात के अंतर्गत सर्वाधिक प्रश्न पूछे। चक्रवात चूंकि हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाले
वायु राशियों में हेरफेर की घटना की वजह से होता है और साइक्लोन इसे हिंद महासागर में नाम दिया जाता है। इसे विश्व में अन्य नामों से अन्य स्थानों पर भी जाना जाता है, जैसे हैरिकेन नाम से हम इसे अमेरिका में पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में जब भी उतरता है तब मानते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में इसे जैसे टाइफून, जैसे टॉर्नेडो जापानी क्षेत्रों में इत्यादि इत्यादि नाम से। अब क्या होता है चक्रवात, इसकी क्या कैसे निर्माण होता है, किस प्रकार से ये गतिविधि करते हैं, इनका प्रोसेस एक बार सबसे पहले आइए जानकारी। तो पहली बात, क्या स्थिति होती है चक्रवात के जन्म में? जनरली वायु राशियों में हेरफेर की स्थिति उत्पन्न होती है। अब एक साधारण भाषा में बात की जाए तो जब गर्म और ठंडे पानी या गर्म और ठंडे हवाओं का मिलन होता है तो चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। एज यूजुअली यह स्पष्ट बात है कि गर्म वायु वाष्प नहीं प्राप्त कर रहा है, यानी उसमें वाटर वेपर नहीं होता, तो वो ठंड वायु की ओर चलता है। ठंड वायु से वो वाटर वेपर यानी वाटर के ड्रॉपलेट्स जाता है। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन की प्रक्रिया में इस पृथ्वी में हर तत्व आना चाहिए। या आप जान लीजिए कि पृथ्वी में सभी तत्व सैचुरेट रहना चाहिए। अनसैचुरेटेड जो भी तत्व हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, वो एक प्रकार से सैचुरेशन की प्रोसेस की वजह से सैचुरेटेड तत्वों को डिस्टर्ब कर या ओवर सैचुरेटेड तत्वों से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास कर, और इसी प्रक्रिया के तहत एक वायु राशियों का घेरा उत्पन्न हो जाता है, भंवर उत्पन्न होता है, और वो फिर भूमि के ऊपर आकर काफी उत्पात में जाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी में हर तत्व सैचुरेशन की प्रक्रिया में रहना चाहता है। इसी प्रक्रिया के तहत अनसैचुरेटेड एयर हल्की होकर के ऊपर की ओर अंतरिक्ष में जाती है और ओजोन के साथ रिप्लीट करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। ये मैंने आपको ओजोन मंडल की वीडियो में समझाया। कुछ वैसे ही देखें तो अनसैचुरेशन की स्थिति जब पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर घटती है, वायु राशियों का घेरा उत्पन्न होता है। अब मौसम में परिवर्तन इसका प्रमुख कारण माना जा सकता है। सूर्य का ताप साल भर वर्ष भर पृथ्वी के ऊपर बना रहता है, तो जब गर्मी का मौसम होता है, पृथ्वी के ऊपर ताप बनता है, सूर्य की रोशनी आती है और ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जल और भूमि दोनों पर पड़ती है। भूमि तप्त हो जाती है, भूमि का जो वायु है वो हल्की हो जाती है, क्योंकि उसकी जो वैक्यूम है, उसके अंदर जो इंटरनल स्पेस है वो बढ़ जाती है, उसकी डेंसिटी भी हल्की हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठती है। समुद्र के ऊपर भी सूर्य की किरणें, सूर्य की ताप बराबर पड़ती है, तो समुद्र के ऊपर भी सूर्य की ताप बराबर पड़ने से समुद्र का जो वायु है, समुद्र की जो वायु है यानी स्थिति है, वहां की हवा भी वाष्पित हो जाती है। अब समुद्र पर वाष्पन हुआ, समुद्र पर वाष्पन होने से वहां पर भी हवा ऊपर उठी और वो हवा ठंडी हवा के रूप में कंपैरेटिवली टू लैंड एयर, यानी जो भूमि पर हवा है वो गर्म है, उसकी वैक्यूम मॉलिक्यूल्स स्पेस ज्यादा है, डेंसिटी हल्की है, और वो हल्की होने की वजह से वहां पर उठ के ऊपर की ओर आती है। अब समुद्र पर भी जो वायु है वो हल्की है, वायु हल्की होती है, वाष्पन की वजह से उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की मात्रा ज्यादा है, वो भी ऊपर उठ के ऊपर की ओर आने लगी। अभी आपको पता है कि पृथ्वी रोटेट करती है, तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से जो ये वायु राशियां हैं ये भी नाचना शुरू कर देती हैं। जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से
पृथ्वी के ऊपर जो वायु है वो हिलोर खाती है। तो पृथ्वी जब रोटेट कर रहा है तो ये वायु राशियां हिलोर खाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो भूमि के ऊपर जो लाइट एयर है, हल्की वायु है, वो हिल कर भागेगी समुद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि समुद्र पर ठंडी वायु की राशियां हैं। क्यों जाएगा वो समुद्र की तरफ मूवमेंट करेगा? क्योंकि समुद्र में वायु राशियां ठंडी हैं और ये एक प्रकार से प्यासी वायु राशियां हैं, गर्म वायु राशियां कंपैरेटिवली तो समुद्र की वायु राशि। वायु राशि यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एयर है, ये ठंड एयर के पास गर्म एयर पहुंचेगी और उससे वो वाटर ड्रॉपलेट्स लेने का प्रयास करना शुरू करेगी। वाटर ड्रॉपलेट्स लेकर के अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करेगी। अब कुछ ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न होगी कि समुद्र में यह जो लाल रंग के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रंग के डॉट्स समुद्र के ऊपर पानी ठंडी हवा है और ये भूमि से आई हुई गर्म हवा है जो इसको चारों ओर से घेर कर इससे वाटर ड्रॉपलेट्स लेना चाहिए। अभी जो मैंने यहाँ पर रेड डॉट्स दिखाए, ये रेड डॉट्स एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स को इंडिकेट कर रहा है। अब ये रेड डॉट्स यानी वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो गर्म हवा ठंड हवा से वाटर ड्रॉपलेट्स लेने का प्रयास करें और इससे उत्पन्न होगा एक फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना? ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि अक्सर यह लाइन पूछी जाती है। यही फिनोमेना साइक्लोन के उपज का कारण है। क्या? केंद्र में, सेंटर में कम दाब की स्थापना हो, यानी यहाँ पर हम सेंटर में देखें तो जो प्रेशर है वो लो क्रिएट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं, ये संतृप्त है, सैचुरेट है, तो ये इजीली मूवमेंट नहीं करेगा, ये साधारण रूप से समुद्र के ऊपर व्याप्त है। लेकिन बाहर की ओर क्या हो रहा है? एक बड़ा दाब पैदा हो रहा है, यानी प्रेशर, हाई प्रेशर बन रहा है। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि ये लाइट मॉलिक्यूल्स वाली एयर है, वैक्यूम है, स्पेसी है और ये सैचुरेट होना चाहती है, तो ये इसको चारों ओर से घेरना शुरू करेगी। ठंड हवा से वाटर के ड्रॉपलेट्स को ले लेना चाहे और इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलना शुरू करें। क्या होगा? बाहर से भीतर की ओर हवाएं चलना शुरू। अब ये ध्यान रखिए कि पृथ्वी की स्थिति के अनुसार ये हवाएं डिफरेंट रोटेशन में होता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का मतलब पृथ्वी का इस हिस्से को और हिस्से को देखा जाए, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अगर हम इसे देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में हवाएं नाचेंगी। घड़ी कैसे चलती है इसको देखिए, घड़ी की मूवमेंट यू है ऐसे, तो ये क्या हो रहा है? उल्टी, यानी हवाएं ऐसे नाचेंगी। तो आप देखिए हवाएं ऐसे नाचेंगी, ऐसे ये मूवमेंट होगा। यहाँ पर क्या है? घड़ी की दिशा में हवाएं नाचेंगी, तो इधर के जो हवाओं का मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार से और यहाँ हवाओं का मूवमेंट कुछ उल्टा होता है, ऐसे। ये याद करने वाला पॉइंट है, इसे याद कर लीजिए, ये फिनोमेना। अब यहाँ वापस पॉइंट पे लौटेंगे तो यहाँ पर भी मैंने बताया आपको कि हो क्या रहा है कि बाहर हवा का, हल्का हवा का झोंका है जो अपेक्षाकृत ठंडी हवा, गर्म हवा का झोंका बाहर की ओर अपेक्षाकृत ठंडी हवा की ओर भागने का प्रयास कर रहा है और ठंडी हवा से मिले जाना चाहता है। अब ठंडी हवा तृप्त है, पूरी तरीके से तृप्त है। एग्जाम्पल, मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज को तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं स्थिर रहूंगा, स्टेबल रहूंगा, मैं मूवमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी को कोई चीज की जरूरत है तो वो मेरे पास आएगा, मुझसे लेने का प्रयास करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने एक बोतल पानी ली, बहुत ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल, और मैंने इस बोतल के पानी को आराम से पी लिया। पीने की वजह से
मैं संतृप्त हूँ, अब ये मेरे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, मुझे जरूरत नहीं है पर मेरे पास है, मैं नहीं हूँ। अब सपोज करिए कि आप मूवमेंट कर रहे हैं और आपको बहुत प्यास लगी एंड यू हैव नो सोर्स ऑफ वाटर, आपके पास कोई रास्ता नहीं कि कहीं से कोई वाटर मिल जाए, ड्रॉपलेट भी। नाउ यू विल सी टू मी, आप मुझे देखोगे और आप देखोगे कि मेरे पास वाटर है, then what will you do? ह्यूमन एक्टिविटीज के अनुसार आप रिस्पेक्टफुली मांगना चाहेंगे, पर प्राकृतिक तत्व हैं ये, कोई ह्यूमन तो है नहीं कि इमोशनली हाँ ये प्यासा है इसको दे दो, लोग नहीं मुझसे पानी लो। नाउ अगर मैं भी वैसे ही हूँ, जड़ हूँ और मैं आपको पानी नहीं देना चाहता, मैंने वाटर लिया हुआ है, तो आप मुझसे पानी लेने का हर संभव प्रयास करें, आप पानी को मुझसे छीनने का प्रयास करें कि लाओ मुझे पानी दो। मैं क्या करूंगा, मैं इस पानी को नहीं देना चाहता तो मैं नहीं देने का प्रयास करूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, और आप पानी लेने का प्रयास करो, दो दो दो। मैं अब इस वाटर को लेकर बचाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राउंड कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आप चारों ओर से मुझे घेर लिए। जरा सा ये नाटकीय क्रम है, लेकिन इस बात को समझना है मैं कर कि चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया हवाओं से। अब ये मैं एक प्रकार से आप फील करिए कि मैं इस समय ठंडा वायु राशि हूँ जो संतृप्त हूँ, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, और ये कर्म वायु राशियां मुझे चारों से घेर ली और मुझसे वाटर लेना चाहिए, और मैं वाटर देना नहीं चाह रहा हूँ, तो मुझे थपेड़े पड़ रहे और मैं नाचना शुरू करूँ। अब कुछ ऐसी प्रक्रिया बोल के आप देख रहे होगे, दिख रही होगी ये लाइंस, दैट इज वायु की राशियां नाचना शुरू कर। अब बाहर से हवा इसको नचाना शुरू कर दी, और ठंडे राशियां और गर्म राशियों का मिलन इस हवा के नाचने से होगा क्या? फिर गर्म कढ़ाई है, पानी डाला जाए, फक से भाप पैदा होगा और वाष्पित होकर ऊपर चिपक जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स होकर ऊपर उड़ने लगेंगे, यानी बादल की क्रिएशन हो जाएगी, बादलों का निर्माण शुरू। ये बादल के रूप में बदल जाएंगे जब आपस में मिल जाएंगे, यानी एक प्रकार से बादलों के रूप में निर्मित होकर ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। फिर हवा की राशियां आएंगी, इन्हें धक्का देंगी और ये धक्का खाते खाते लैंड पे चले आएंगे, और लैंड पे बादलों की टकराहट से बारिश शुरू। लेकिन अगर ये भंवर जो पैदा हुई ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई, वाष्पीकरण नहीं हो पाया, तो ये धक्का खाएंगे और ये भंवर वायु वेग के साथ पृथ्वी के ऊपर चल पड़ेगा। अब जहां आसपास के लैंड से गुजरेगा, अगर समुद्र में गुजर रहा है तो समुद्र में बड़े बड़े भंवर पैदा होंगे, पानी में तूफान की स्थिति, और संकेत होगा कि समुद्र से ऊंची लहरें उठ रही हैं, भारी तूफान आने की संभावनाएं हैं, अतः किनारों पर सी कोस्ट पर मछुआरे आज ना जाएं। कुछ बहुत भयंकर तूफान है, क्योंकि ये तूफान बहुत बड़ी वायु राशियां हो सकती, छोटा नहीं, अतः बहुत बड़ा भयंकर तूफान है, तो कोस्टल रीजन्स को खाली करा दिया जाएगा, खतरे की घंटी इंडिकेट कर दी जाएगी कि बड़ा चक्रवात आ रहा है। चक्रवात, बात समझिए, वायु का राशि वात, ठीक है, वात यानी वायु की राशि, और चक्र में घूम रहा है वात, वायु चक्र में घूम रहा है, चक्रवात आ रहा है, और ये फिर आंधी तूफान के रूप में पृथ्वी के ऊपर, लैंड के ऊपर प्रकट होगा, और समुद्र से अगर ये निकल करके हवा पृथ्वी के ऊपर यानी भूमि पे आएगी, तो भूमि पे वैसे ही नाचती रहेगी, क्योंकि तृप्त होना चाहते हैं, और ये भंवर भागते भागते किसी तरीके से अगर भूमि पे आए तो यही आंधी तूफान का रूप लेती है। अमेरिका में ये इतना भयंकर रूप लेती है कि बड़े बड़े हैरिकेन्स, बहुत बड़े तूफान बनकर पूरे नगर को बर्बाद कर देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, अट्टालिकाओं को गिरा कर। ये प्रक्रिया बोली जाती है साइक्लोन की निर्मित होने की प्रक्रिया, और ये साइक्लोन की प्रक्रिया से देखा जाए तो मानसून नष्ट होता है, क्योंकि ये बादल निर्मित हुए गर्म ठंडे हवा के मिलन से।
तो मौसम में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गर्म ठंडा हवा के मिलन से ये साइक्लोन्स निर्मित हुए और इनके पूरे होने की प्रक्रिया के साथ प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा यानी कि क्लाउड्स का निर्माण और फिर वो क्लाउड्स। अब मान लीजिए हिंद महासागर में इस तरीके से गर्म ठंडा हवा का विलय शुरू होता है और गर्म ठंडे हवा के विलय से के साथ ये ऊपर उठकर एब्सॉर्ब हो जाती हैं और बादलों का रूप धारण करती है। तो संतुष्ट हो गए कि बादलों का रूप धारण कर। अब अगर मान लीजिए बादलों का रूप धारण कर ले तो ये बादल इधर से आगे बढ़ेगा और पीछे से आने वाली हवा इनको टक्कर मारेंगी और ये सारे बादल फिर साउथ इंडिया में जाकर मानसून को ला। और आप सुनते हैं कि बंबई से केरल से मानसून, क्योंकि केरल नीचे है और वहीं से मानसून शुरू हो जाता है और जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक में मौसम में परिवर्तन आ चुका होता है और धीरे धीरे फिर बारिश। अगर हम भारत के नक्शे के दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से बादल आया और ये धीरे 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 पूरे भारत की ओर घूम बढ़ता है। अब ये बादल पूरे भारत की ओर चल रहा है, समझने का प्रयास करिएगा। बादल जहां जहां चले वहां वहां पानी को भिगा देगा, क्योंकि दो बादल टकराए, लाइटनिंग हुई, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, वर्षा हुआ। वर्षा होने का कारण ये बादल। अब ये बादल पूरे भारत को घेर लिया। अब इधर अरावली पहाड़ियां हैं, इधर हिमालय है। बारिश हल्की होकर अगर ये हिमालय ना होता तो चाइना की ओर निकल जाता बादल, परंतु हिमालय है और इधर अरावली पहाड़ियां हैं, परिणाम स्वरूप बादल इधर मूव नहीं कर पाए। हिमालय से टकरा करके लोअर शिवालिक होते 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 पहुंच जाता है आसाम, मणिपुर, 7 ईस्टर्न स्टेट्स की ओर। अब इन क्षेत्रों में गारो खासी पहाड़ियां जो भारत और बर्मा के बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, गारो खासी पहाड़ियां ये एक प्रकार से ऐसे कोण निर्मित करता है और यहाँ पर ये बादल जाकर के कुछ दूर फंस जाते हैं। अब इधर से टकराहट, इधर से टकराहट, इधर से टकराहट, बादल फिर फटना शुरू होता है और सर्वाधिक विश्व में वर्षा होने लगती है। मानसिंह राम जो सर्वाधिक विश्व में बारिश करने वाला क्षेत्र माना है, बड़े पैमाने पर बारिश होती है और ये बारिश फिर ब्रह्मपुत्र में उथाल और इधर से गंगा में नॉर्दर्न ईस्टर्न से उथाल और फिर पहुंचता है पूरा बारिश का पानी बांग्लादेश और बंगाल। परिणाम स्वरूप भारी भयंकर बाढ़ आता है। अब आप समझ सकते हैं कि हिमालय अगर ना होता तो बादलों का यहाँ पर बारिश बहुत कम होती और जो ये नॉर्दर्न फर्टाइल लैंड है हमारे पास ना होता और ये पूरा निकल जाता चीन के क्षेत्र में और बारिश होता। पहाड़ों की वजह से, हिमालय की वजह से यह पानी हमारे इस क्षेत्र को नॉर्दर्न फर्टाइल रेंज में बदल। इसके बाद अक्टूबर सितंबर अक्टूबर होते होते तक में वापस एक बार बादल यहाँ से घूम के इधर से गुजरते हैं, इसीलिए एक लेट मानसून होता है, लेट है यहाँ पे फिर से बारिश होता है। सितंबर अक्टूबर ठंड के महीने में सब साउथ इंडिया में वापस बादल पहुंचते हैं, बचे कुचे पानी गिराते हैं और फिर उसके बाद ठंड हो जाती है। पूरे विश्व में तापमान ठंड में बदल जाता है। फिर एक बार नॉर्मल स्थिति हो जाती है, समुद्र और भूमि का पानी हवा फिर मॉइस्चराइज हो जाता है। अब फिर उनमें कोई टकराव करने की प्रश्न नहीं है, हवा को मॉइस्चराइजेशन रहता है। फिर मौसम में बदलाव आता है, मार्च का महीना लगता है, फिर गर्मी आ जाती है, मार्च अप्रैल मई जून तक तपती हवाएं, गर्म हवाएं फिर ऊपर उठती हैं। फिर एक बार फेरा घूमता है, समुद्र के ऊपर ठंडी वाष्पित हवाएं, इधर भूमि के ऊपर गर्म हवाएं और फिर हवाओं का फेरा ऐसा कुछ बनना शुरू होता है और फिर घूमते चक्रवात और चक्रवात से बादल और बादल से बारिश। ये प्रक्रिया होती है चक्रवात में। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया और मैंने अभी आपको बताया कि भारत के हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसे बोला जाता है चक्रवात के नाम से, लेकिन अगर हम अमेरिका जाए तो वहीं पे इसे हैरिकेन नाम से बोला जाएगा। जापान साइड में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया साइड में टॉर्नेडो, इन सब नाम से बोला जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनके मापन का भी स्तर बनाया गया है।
कितने स्तर की हवाओं में मूवमेंट आएगी तो उसे किस नाम से बोला जाएगा, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनके मापन का एक सिस्टम तैयार किया गया है। क्या सिस्टम तैयार किया गया है तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे थोड़ा सा भी ट्रॉपिकल डिप्रेशन का मतलब वायु की गति में चेंजेस आना। जब ये 62 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार पकड़ेगा तो हम कहेंगे कि तापमान में गिरावट यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन शुरू। 63 से 118 तक, अभी जो मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूँ, जो ये लेवल बता रहा हूँ, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है SHHS यानी सैफिर सिम्पसन हैरिकेन स्केल। अब ये साइक्लोन को भी हम इसी स्केल से नापते हैं। तो वैसे अन्य देशों में अन्य स्केल भी बनाया गया, पर भारत में जो साइक्लोन्स हैं उनके लिए नापने के लिए जो स्केल बनाया गया है वो यही बनाया गया है, सैफिर सिम्पसन हैरिकेन स्केल के अनुसार इन चक्रवातों की जो श्रेणी बनाई गई है उसके विषय में आपको चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर जैसे 62 के ऊपर थोड़ा सा भी हवाओं में गति उत्पन्न होती है, हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन की स्थिति में मान लेते हैं। और 63 से 118 यानी 62 के नीचे तक साधारण मान लीजिए, लेकिन 63 से 118 में हम कहते हैं कि तूफान आ रहा है, यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद शुरू होती है कैटेगरी ऑफ द स्टॉर्म। जैसे ही 118 के ऊपर 119 से लेकर के 153 की गति वायु पकड़ता है, यानी वायु गति यानी 119 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार शुरू होता है। तो 119 से 153 की जो ये रफ्तार है, इस रफ्तार को हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। 119 से 153 की इस रफ्तार को कैटेगरी 1 में रखते हैं। इसके बाद 154 से 177, मैं एक बोर्ड पे डिस्प्ले कर दे रहा हूं ताकि आप देखते चलिए। 119 से 153 तक की रफ्तार को हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। इसके बाद 154 की बात है, 154 से 177 तक की जो रफ्तार है इसमें हम कैटेगरी 2 को रखते हैं। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। 177 के बाद 178 से 208 तक की रेंज जो रखी गई है, ये चूंकि सैफिर स्केल के अनुसार है, ये तीसरी कैटेगरी का माना जाता है। तूफान चौथी कैटेगरी का माना जाता है जब 209 से 251 तक की गति पहुंच जाती है। 209 से 251 तक की गति चौथी कैटेगरी का तूफान होता है। और 251 से यानी 252 के ऊपर जितना भी 252 के ऊपर की होगी वो सारी कहा जाए। अभी इसे फिफ्थ कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा सा बात इसमें चेंजेस की उठ रही है, क्योंकि एक अन्य स्केल है अटलांटिक हरिकेन सीजन 2005, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसने एक अन्य श्रेणी के भी निर्माण के रिकमेंडेशन दिया है और उस रिकमेंडेशन को कहा जाता है कैटेगरी 6। अभी ये रिकमेंडेशन है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। कैटेगरी 6 के अनुसार ये माना जा रहा है कि कैटेगरी 5 को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए 280 के यानी 289 यानी 279 की रेस्ट्रिक्शन पे, और कैटेगरी 6 शुरू कर देना चाहिए यहाँ पर 280 से। तो रेंज उठता है तो 280 से ऊपर 290 या 200 ये रेंज जो है वो कैटेगरी 6 के ऊपर ला देना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे है लगातार भयंकर तूफानों का आना, लगातार बड़े स्तर पे भयंकर काफी तेज गति में चलने वाले तूफान दिखते हैं, इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको इस समय यहाँ पर इस मैं समझ रहा हूं कि आपको ये क्लियर हुआ होगा साइक्लोन क्या होता है।
ओके अनम्यूट कर लीजिए। तो सर ये जो हिंद महासागर वाला बता रहे थे ना सर हम पढ़ाते हैं ना सर छोटे बच्चों को सर, उनके 4th के बुक में सर दिया है सोशल बुक में, तो सर हमको थोड़ा सा याद हो गया सर, हम पढ़ लेंगे उससे। अच्छा है। अच्छा देखिए छोटे बच्चों को पढ़ाने से बड़ा फायदा होता है। छोटे बच्चों को पढ़ाने से बेसिक्स बहुत इजीली नॉर्मल लैंग्वेज में दिया है। और जब हम छोटे बच्चे थे यानी आप जब छोटे बच्चे थे तब रटे थे, तब समझे नहीं थे। कारण है स्कूलिंग। देखिए सर एस्टेरॉइड और वो सब सर जो सोशल का है सर, जो आईएएस में पूछा जाता है सर, वही डेफिनेशन बच्चों में है सर। सही बात है, आईएएस की जो पढ़ाई होती है वो पूरी वही पढ़ाई होती है जो हमने पढ़ा है। अब हमने पढ़ा है, हमने जब पढ़ा तो हमने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा। होता ही हुई है कि हमने हमेशा एग्जामिनेशन पास करने के लिए मेहनत किया है, रटा है। आज भी देखिए जो छोटे बच्चे आपके ही घर में अगल बगल जो भी होंगे, आप उनको पढ़ाते हैं छोटे भाई बहनों को या इनको भी छोटे बच्चों को, तो आप क्या करते हो वो क्या करते हैं उनको समझना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उनको होता है कि मिस ने दिया है इतना रखना है, कल जो है बताना है। तो वो पूरा जब एंगेजमेंट तब तो फिर द पेल ऑफ वाटर एंड जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्रॉस टू जिम कम टम्बलिंग आफ्टर, जैसे ये पोएम रखते हैं वैसे ये पूरा एकदम रट आते हैं। इवन मैंने स्कूल्स में देखा है कि वो अंडरलाइन करा देते हैं टीचर, साइंस के टीचर, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, कल रटा है। जिसको जितना ज्यादा रटा होता है उस हिसाब से वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में आता है। अगर वहीं पर रुक कर मेहनत करें और कॉन्सेप्ट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ाई शुरू होती है, मैं आपको रियलिटी बता दूं, रिटर्न पढ़ाई तो 4 तक चलता है, क्लास 4 तक रिटर्न पढ़ाई है। लेकिन उसके बाद एक्सप्लेनेशन की पढ़ाई शुरू होती है, यानी 5th 6th 7th 8th ये जो टाइम पीरियड है 5th 6th 7th 8th और 9th और 10th, अब तो फिलहाल इसमें भी अभी आपने नया जो सिनेरियो सुना है जो 2019 के अनुसार आप देखिए बदल दिया है स्लॉट, तो खैर वो सब तो एक अलग बात है, चाहे स्लॉट छूट भी होते हैं, लेकिन जो ये पढ़ाई का ये समय है हम 10th तक की पढ़ाई को मानते हैं, क्योंकि उसके बाद की पढ़ाई फिर डेप्थ पढ़ाई हो जाती है। यस सर। ये जो 5 साल होता है, अगर इस 5 साल को अब बेहतर स्कूलिंग के थ्रू, अब हम तो इस बात को नहीं समझ सकते क्योंकि जनरली क्या है, आप स्कूल के नाम पर स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं और स्कूल जो चाहे वो पढ़ाए, बस बच्चा पास है, फेल है, परसेंटेज इतना है, इसी से पता चलता है बच्चे का नॉलेज हुआ। लेकिन सत्य मायने में ये साइक्लोन का नॉलेज अगर स्कूल में आपको इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करके कभी किसी टीचर ने दिया होता तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज तक आप साइक्लोन देख रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। आप सुनते हो न्यूज चैनल्स में कि साइक्लोन आया, तूफान आया, ये आया गया, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कि क्यों आया, क्या हो गया, ऐसा किन कारणों से साइक्लोन। अब आप इस पर मेहनत करो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये किसी ने इस तरह से समझाया होता तो आपके लिए सब छोटी मोटी बात होती है और आज आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती, सीधा आप एग्जामिनेशन क्लियर कर चुके। मेन है स्कूलिंग, ठीक है ना। चलिए मैं फिर से पूछूंगा, किसी को कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, कोई बात पूछना चाहे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया अभी चक्रवात का, तो प्रश्न करना। ये जो कैटेगरी 6 है सर, अटलांटिक हरिकेन सीडम 2005 के तहत सर, ये इंक्लूडेड हो चुकी है ना सर, कि अभी ये नहीं आई है? कैटेगरी 6 जो है वो रेकमेंडेड है, अभी ये रेकमेंडेड है क्योंकि कैटेगरी 6 के जो तूफान है 300 के आसपास के तूफान ये लगभग 5 से 7 तूफान 8 तूफान ऐसे आए हैं इधर तरफ विगत 20 वर्षों में। तो ये बात उठने लगी है कि भाई हम क्यों कैटेगरी 5 तक का तूफान को रैंक करते हैं, कैटेगरी 5 में 250 को भी रख लेते हैं और कैटेगरी 5 में 320 को भी रख रहे हैं, 310 को भी रख रहे हैं। तो जब हम अन्य कैटेगरीज को देखते हैं तो 50 से 60 70 के रेंज में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर जब 310 की कैटेगरी 305 की कैटेगरी पे बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं तो इनमें चेंजेस होना चाहिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत से ऐसे एग्जांपल्स, बहुत से ऐसे तूफान, हैरिकेन जो 305 310 अभी स्ट्रॉन्गेस्ट हैरिकेन हेलेन है 305 310 के रेंज में आया था। तो वो सारे तूफान आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतने भयंकर भयंकर तूफान है तो उनका रेंजेस बदल देना चाहिए। तो ये बात रखा गया है परंतु ये रिकमेंडेशन तक सीमित है, ठीक है। तो इसमें एक बात और है कि हम कौन से स्केल को मान के चल रहे हैं, तो सैफर हैरिकेन स्केल को ही हम मान के चल रहे हैं। अब ये हैरिकेन स्केल है ना कि साइक्लोन स्केल, परंतु भारत ने या हिंद महासागर के देशों ने कोई इसमें चेंजेस नहीं किया है, उसी स्केल को अपना लिया है।
एक्चुअली ये अमेरिका में हैरिकेन स्केल बनाएगा, और वास्तव में कोई चेंजेस करने की भी जरूरत नहीं है, नाम के दृष्टिकोण से सोचना नहीं चाहिए। ये एक्चुअली साइक्लोन स्केल, साइक्लोन जो है वो इंग्लिश नेम है, चक्रवात हिंदी नेम है, हैरिकेन वहां पे लोकल दृष्टिकोण से नेम दिया गया है। तो नाम से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। वायु की राशियां ये देख के तो नहीं दौड़ती हैं कि हम भारत में दौड़ रहे हैं, अमेरिका में दौड़ रहे हैं, वो तो बस ठंड हवा गर्म हवा देखती है और दुनिया किसी कोने में खींचती है। तो ये नाम के दृष्टिकोण से अभी इसी स्केल को भारत अपना रखा है। खैर टेरे फुजिता नाम के जो स्केल है जापान ने विकसित किया है, अपने दृष्टिकोण से अलग नाम रखा है, वो सब कुछ मैं आपको कल और डेप्थ में बताऊंगा जो आगे स्केल है। ठीक है, सो और कोई क्वेश्चन आज के इस टॉपिक पर? क्यों सर? ओके, जरा समझाइए फिर देना, आप हमें समझाइए साइक्लोन। जी सर, आप हमें समझाइए साइक्लोन कैसे पनपता है, हाउ जी सर। राइजेस। सर जब गर्म हवाएं बाहर से भीतर की ओर आती हैं तो एक चक्रवात का रूप लेती हैं। आपने इसमें तो बताए थे एक एंटी क्लॉकवाइज जो नॉर्थ साउथ पे, और एक साउथ पे था जो था वो क्लॉकवाइज हवाएं चलती हैं। ये दो चीज आपने से बताई, कैटेगरीज आपने डिवाइड करी इसमें। बताइए, आप बताइए। हम लोग अक्सर नहीं बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में कि भाई चक्रवात आ गया हमारे जीवन में, बहुत बड़ा चक्रवात आ गया। चक्रवात एक्चुअली परेशानियां जीवन में, तूफान आया, चक्रवात आया, चक्रवात नहीं हमारे सबके जीवन में इस टाइम तूफान आया हुआ है। सर जैसे पहले थोड़ा प्रेशर होता है, फिर ज्यादा प्रेशर में चेंज होता है तो सर वो साइक्लोन हो जाता है। सर वही है सर। नहीं, बाहर से प्रेशर जो हमारे दिमाग में आ रहा है ना वो साइक्लोन है, और सारे प्रेशर बाहर ही से आ रहे हैं, ये वो गर्म हवाओं के रूप में। आप एक सेटल्ड एक आइडियल लाइफ में जीना चाहते हो, जी रहे हो, बेहतर रूप से जी रहे हो, बिल्कुल सैचुरेट होकर जी रहे हो, आराम से रह रहे हो, पता चले ये परेशानी आ गई, ये परेशानी आ गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, ये फला एक्सीडेंट में खास व्यक्ति का हो गया, ये अस्पताल पहुंच गए, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, ये देखो बढ़िया व्यवसाय चल रहा था, सरकार ने ये नियम निकाल दिया, दुकानें छिन गई, ये देखो ये प्रॉब्लम आ गई, ये देखो ऐसी। अब पता चला एक प्रॉब्लम से झेल रहे थे कि दूसरी प्रॉब्लम आई, इधर से ये भी आ गई सर। हाँ सर ये कुछ ज्यादा ही लगा रहता है। स्ट्रेस डिसऑर्डर हो रहा है सर, इसलिए सर वही साइक्लोन है सर, स्ट्रेस डिसऑर्डर। हमारे जीवन में साइक्लोन है, वही कुछ यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर प्राकृतिक और सारा खेल सैचुरेशन है। अनसैचुरेटेड स्थिति ही बुरी है, चाहे वो वायु किसी भी तत्व में देखा जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि अनसैचुरेटेड जो वायु है वो कंपाउंड से वो तुरंत ही सैचुरेटेड कंपाउंड को तोड़ के अपने आप को पूर्ण करना चाहती है। जैसे जब डिस्टर्ब प्रदूषण की वजह से अनसैचुरेटेड एयर या ये कहा जाए गैसेस पनपती हैं, तो वो ऊपर की ओर निकलती हैं और ऊपर जाकर के क्या बादलों से चिपक जाती हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती हैं, और जब वही ओजोन में जाती हैं तो ओजोन मंडल को डिप्लीट करती हैं, और NL, NO ये सारे चीजें क्या करते हैं, ये ओजोन को तोड़ना शुरू करती हैं, ओजोन वहां फटना शुरू हो जाता है, ओजोन मंडल फटता है और फिर ये सब कुछ जो खेल है वो अनसैचुरेशन का है। और इसे अगर हम व्यक्तिगत अपने जीवन में देखें तो अनसैचुरेटेड व्यक्ति खतरनाक। एक एग्जाम्पल के रूप में अक्सर देखे समाज में जो अनमैरिड व्यक्ति है उसको जनरली लोग घर में नहीं दिखाते। अगर घर में गर्ल्स हैं तो जनरली फादर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक वो क्यों आया था, ठीक है वो लोग वहीं रहा करेंगे। बड़ा सोसाइटी में ये मैरिड है तो ठीक है, बच्चे वाला परिवार वाला चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है होगा, सब ऐसी वैसी बात नहीं है, यानी सैचुरेटेड है। तो कुल मिला के जो ये एग्जांपल दिया ये बात सैचुरेशन अनसैचुरेशन जैसे हम समाज में देखते हैं कि ऐसे ही सैचुरेशन अनसैचुरेशन अपने जीवन में, और वैसे ही सैचुरेशन अनसैचुरेशन ये वायु राशियों में हो रहा है, और ऐसे ही सैचुरेशन अनसैचुरेशन गैसेस में हो रहा है, और इसी की वजह से ये परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन देखिए, चाहे जीवन में आए ये परिवर्तन को देखिए, और ये पैंडेमिक भी हम लोगों को अनसैचुरेट कर दिया है। अब इसका भी कुछ निराकरण निकालना, ठीक है, क्लियर? यस सर, मैं समझता हूँ बखूबी समझ में आ गया होगा। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, और मैं
प्रयास करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट ऐसा क्लियर हो जाए, बेहतर क्लियर हो जाए कि आने वाले जीवन में जब आप कहीं पर पढ़ाएं, एक विश्वविद्यालय में करें, तो आपको कॉपी किताब की कभी जरूरत ना पड़े, कोई नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े। अब कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आपको डायग्राम रटने की जरूरत नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट को इतना बना लिया अपने जीवन में, कोई भी घटना घटे कि आप कहेंगे ठीक है ना, आना। और सर हर घटनाओं का रेंज भी हो जाएगा ना, वो कैटेगरी डिवाइड कर लिया करेंगे कि किस घटना को किस कैटेगरी में रखना है। अब फॉर एग्जांपल कल जब मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था, कल ही तो है ना आपकी क्लास डिसमिस की थी मॉर्निंग में, मतलब हाँ। इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई समस्या नहीं थी। ठीक 12 बजे लैंडलॉर्ड का फोन आता है कि आपको ये वाले पोर्शन को खोल करके ये कार्य कराना है। हमने कहा ये तो बहुत बड़ा तूफान कर दिया। तो ये अब वो पोर्शन खोलने के लिए कोरोना के पीरियड में निकल के जाना बड़ा घबराहट की सिचुएशन है। फिर वो क्लासरूम में जाकर वहां लेबर्स लगा के रखे हैं, वो लेबर्स के अंदर आएंगे, प्रवेश करेंगे, वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। परंतु कोई लैंडलॉर्ड है, ये सबसे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसलिए हमें उनकी बात मानना पड़ेगा। तो मैंने आपको कहा भी इमरजेंसी बताने की वजह से क्लास की इवनिंग को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो क्यों इवनिंग को शिफ्ट कर रहा है कि भाई संडे को भी मेरे भी बहुत से प्रोसीजर बने होते हैं। मैं 7 दिन में अपने लिए टाइम टेबल पे काम करता हूँ। 12 घंटे मुझे रोज वर्क करना है, चाहे जो भी हो जाए। 12 घंटे आप भले ही काम ना करते हो, पर 12 घंटे मैं काम जरूर करता हूँ। और ये अपने जीवन में आप सब लोग धारणा कर लीजिए कि 12 आवर्स काम करना है, ये धर्म है, ये धर्म को धारण कर लीजिए। और संडे को भी मैंने बहुत प्रोसीजर रखे हैं, किताबें लिखने का प्रोसीजर है, तमाम काम है जो मुझे करना है, और डेली डे बाय डे कोई नया प्रोजेक्ट बनता रहता है। तो पता चला फिर वो दिन खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने कल की इवनिंग शिफ्ट की थी। लेकिन मुझे मजा नहीं आया कि आप सब लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया और क्लास नहीं दी। कुछ लोग थे तो बस जनरल टॉप होकर के क्लास में कर ली गई। नहीं सर, इवनिंग में कभी करा करिए तो 8 बजे के बाद रखा करिए। अच्छा, अब यहाँ पे 8 बजे के बाद वाले में रुचि तो बहुत ही परेशान, रुचि ने क्लास करवाई थी, उसने कहा नहीं तो सर आप लेट नाइट रख लीजिए, 10 बजे रख लीजिए, 11 बजे रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पूरी रात बैठ के जग के पढ़ने को तैयार हैं। नॉर्थ इंडिया अभी रुचि नहीं है, नॉर्थ इंडिया में जो है हम लोग लेट नाइट वाले चलते हैं। लेकिन रुचि का कहना है सर हमारे यहाँ सीजनल प्रॉब्लम है, वो ये होता है कि 4 बजे ही यहाँ सनशाइन हो जाता है, 4:30 बजे, जो 6 बजे यहाँ सनशाइन आता है, सनराइज होता है, वहाँ 4:30, वहाँ के अनुसार जो उनका टाइम मेरिडियन है उसके अकॉर्डिंग 1.5 घंटा पहले ही वहाँ सारी चीजें हो जाती है। इसीलिए वो खाना रोज 7 बजे शाम को खाना शाम को 7 बजे कौन हम लोग खाते हैं, कभी शाम को 7 बजे चाय से और पकौड़ी के अलावा कुछ नहीं होता है। और वहाँ पे शाम नहीं सर, वो बहुत से लोग सर ऐसे हैं जो 7 बजे खाना खा लेते हैं, यूपी में भी हैं कई लोग, लेकिन इनकी मात्रा कम है। मतलब ये वो लोग हैं जो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लाइफ को जीते हैं, बहुत ही टारगेटेड, अंधेरे में ही सुबह मान लेंगे 4 बजे उठ जाएंगे, 3:30 बजे उठ के सुबह हो गई। लेकिन हमें सुबह आंखों में सूरज की रोशनी गड़ने लगती है, अरे यार अब उठ जाओ तो सूरज मार रहा है। तो वो चीज अगर तो उनके जनरल है, वो कहते हमारे से जनरल फिनोमेना है कि 7 से 8 के बीच में सोने के लिए लेट जाए, वो खाना हो जाएगा और 9 साढ़े 9 तक लोग बस 10 बजे तक बस हो जाएंगे। फिर 10 से फिर 4 सही बात है भाई, एक 8 घंटे की जनरली मीटिंग लोग करते हैं, तो 4 साढ़े 4 तक लोग उठ जाते हैं, तो सनशाइन ही हो जाता है 4:30 बजे। तो सनशाइन हो जाएगा 4:30 बजे, तो आप क्या करो 6 बजे, जैसे यहाँ 8 बजता है वहां पर 6 बज जाता है, तो 2 घंटा वो फास्ट है। तो वो तो इसीलिए कही सर बस नमस्कार हम सोने जाने, आज की क्लास यही रोक दीजिए। तो कुल मिलाकर के आप लोग कोऑपरेट करा करिए, लोग बना लिया करिए, खाने में व्यवस्था कर लिया करिए, और जब भी कभी ऐसे लेट क्लास रखो तो क्लास में जरूर मौजूद हो। और बॉयज को तो मैं डंडा मारूंगा, वो भी उन बॉयज को जो क्लास जो घर में हॉस्टल में रह रहे हैं, वो जब क्लास के लिए करते हैं सर खाना बना रहे थे सर, खाना बनाना मतलब कहा कहीं खाना बना लो रात को, बाद में तुम क्लास के बाद बना लिया, क्लास के पहले बना लो, खाने में नाश्ता कर लो, पानी पी लो, एक दिन व्रत रह लो 2 घंटा, इसमें क्या है। फिलहाल अकेले के लिए तो सर किया जा सकता है, वो देखो वो हमारी रोटी सेक रही, परिवार की जिम्मेदारी निभाती हूँ, अपनी जिम्मेदारी क्लास कमरा लेके रह रहे हो, उसके बाद कोई क्या दिक्कत है, आप तो हमारे अनुसार शेड्यूल हो सकते हैं। तो अगर मैं रात के 12 बजे की क्लास रखूं तो आपको क्लास नहीं है। सर एग्जाम की डेट आ गई है क्या? एग्जाम की डेट अभी स्पष्ट क्लियरली नहीं स्टेटेड हुई है, परंतु टेंटेटिव डेट है और नवंबर 2nd वीक बताएगा, नवंबर 2nd में होगा, 2nd वीक ऑफ नवंबर, 2nd वीक, हाँ एस्टिमेटेड है सर।
हाँ, और सर करेक्शन के लिए फॉर्म खोले जाएंगे क्या? क्या बेटा? जैसे फॉर्म में करेक्शन के लिए खोला जाता है ना, कि फॉर्म में कुछ प्रक्रिया हो चुकी है, करेक्शन नहीं होगा। आवाज ब्रेक हो रही है सर, आवाज नहीं आ रही। वो प्रक्रिया हो चुकी है करेक्शन वाला। अच्छा, हो चुकी है। एक बार साइड पे फिर चेक कर लीजिएगा। फिलहाल तो वो प्रक्रिया हो चुकी है। देखिए जहां तक मुझे मैं आपको अपना विजन बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर सेकंड वीक में एग्जामिनेशन को सरकार ने अभी बोल दिया है, लेकिन ये करेंगे क्या कि सितंबर में फिर से एक बार फॉर्म निकाल देंगे, सितंबर या लेट अक्टूबर में, और दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इनको फॉर्म से पैसे मिलते हैं और सरकार को राजस्व चाहिए। वो तो है ही। और इसमें एक बात और, अभी जो बच्चे अभी पीजी कंप्लीट करें या प्राइवेट प्रीवियस इनका हो गया, उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो 1-2 महीने होगा, उनका फिर एग्जाम कब होगा, उनके लिए उनका सेशन हो जाएगा। पैंडेमिक के नाम सर दिसंबर से पहले नहीं होगा, दिसंबर से पहले नहीं होने वाला। अच्छा, अभी ये सर जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस करवाया, उसके बाद काफी केस भी तो निकल आए हैं। 40 केसेस हमारे एरिया में निकले हैं, ये बीएड के केस के बाद 40 केसेस। 95,000 टोटल निकले हैं टोटल। और सर 24 लाख तो हो गया कोरोना ऑल ओवर इंडिया हमारा। 95,000 टेस्टिंग, बाकी कितना तो टेस्ट नहीं हुआ, कितने पता नहीं है, कहाँ कैसे फैला। कोई वीडियोग्राफी तो क्या कोरोना देखने का लगता नहीं है, तो वो कोरोना कोई दिखाई तो देता नहीं कि देखो ये लाल तो केवल एज्यूम है, और वो उसकी गवर्नमेंट हाइड करके बताएगी, इसके बाद ये हाइड है। तो सर आंकड़े कहाँ दिखाए जा रहे हैं? चीज है कि सर रशिया ने निकाल लिया, रशिया में सबसे पहले जो पुतिन की डॉटर है उनको हो गया सर, उनको उनका वैक्सीन। अरे हम कहते हैं सर अपना निकालो ना, रशिया पहले अपने कंट्री की डिमांड फुलफिल करेगा, फिर हमें अभी भी इसको WHO ने वेरीफाई नहीं किया है, लेकिन स्टिल उनकी बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं किया गया है। तो अभी बेसिकली अब देखो उसको कितना जनरलाइज किया जाता है पहले, बट फिर भी रशिया ने टाइम नहीं वेस्ट किया। इस समय आप राफेल डील की बात कर लीजिए, हमने राफेल मंगा लिया 1600 करोड़ रुपए, 500 का आइटम बात करिएगा, इस तरह बनाएंगे, इसकी बात करिएगा, और कोई बात मत करिएगा, वो सब बात। रशिया का मैं पढ़ रही थी सर, रशिया फालतू बात करते नहीं सर। हमारा इंडिया पे तक 75 दवाई निकाल चुका है, लेकिन कुछ भी सब ह्यूमन ट्रायल, बस क्या सब ह्यूमन ट्रायल। और रशिया ने सर एक बयान नहीं दिया है, और सर लास्ट यही बोला कि उन्होंने पहली टेस्टिंग उनके डॉटर पे की है, जो कि सक्सेसफुल हुई है। भले अभी WHO ने ना एफिलिएटेड किया हो उसको, लेकिन सर उन्होंने एक ही बार बोला, ठेका नहीं सर। यही तो अंतर है रशिया कंट्री और भारत में। भारत में वही सर, वैक्सीन इतनी जल्दी आप ही नहीं सकते ना, उसके ट्रायल इतने सारे होते हैं, वो एक ट्रायल में नहीं कंफर्म कर सकते। लिखा था कि रशिया ह्यूमन ट्रायल मार्च के एंड से ही शुरू कर दिया था, और सर ये होते होते सर अब इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ऐसी चीजें ना, उन्होंने बीच में कोई बयान नहीं दिया सर। उनके रिसर्चर से पूछा जा रहा था कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर, एटलीस्ट तो है सर, उन्होंने कर लिया तब उन्होंने बोला। सर ये बड़ी बड़ी फेंका तो नहीं ना सर, यहाँ रामदेव भी आ गए, उनकी दवाई भी आ गई, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। रामदेव के ऊपर तो केस भी हो गया है ना सर। बात कराएंगे कल का पूरा 1 घंटा करके ऐसी बस क्वेश्चन डिस्कशन और डिस्कशन। तो भैया बस कोरोना छोड़ो और ये साइक्लोन छोड़ो, तो इसको कल पूछूंगा पूरा फिर से एक बार प्रेजेंटेशन और आगे की क्लास। सर पीडीएफ दे देना सर। तो आज सर पीडीएफ भेज दीजिएगा सर, अब संडे को टेस्ट लीजिएगा। बेटा संडे को तो टेस्ट नहीं दूंगा, कल टेस्ट आप आ जाइए, चिंता ना करो, संडे की क्लास नहीं रहेगी, 3 दिन की क्लास होगी मेरी, मुझे बहुत काम रहता है। और अब बस करें क्लास को, क्योंकि मुझे खाना खाना है और यहाँ पर रोटी। यस सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है सर, ओके 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 सर पीडीएफ बाय सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू सर, टेक केयर। 38 से 47 सेंड कर दीजिएगा सर। 38 से 47 47 ठीक है, 38 से 47 कर दूंगा, ठीक, खुश।